My dear students, today again we shall study about electromagnetic wave. Actually में एक छोटी सी गलती मुझसे ये हो गई थी कि पिछली बार जो है हमने फर्स्ट स्लॉट में आपको विजिबल रेज तक पढ़ाया था। उसके बाद मैंने कंटिन्यूटी में ये भी इन रेज के बारे में भी बताया था, यूवी रेज, एक्स रे और गामा रेज के बारे में बाकायदा बताया था, वीडियो बनाया था। लेकिन हमसे एक बड़ी मूर्खता ये हो गई थी कि वो एक्चुअली में उस समय मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था और मुझे लगा कि सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है, और बाद में पता चला जब मैंने वीडियोस वगैरह आपके पास भेज दिए, टेस्ट भी हो चुका, हालांकि डिस्कशन मैंने किया था इन सारी चीज़ों के बारे में। तो एक मेरे स्टूडेंट ने मैसेज करके भेजा था कि सर यूवी रेज, एक्स रे और गामा रेज यानी जो विजिबल रेज के बाद पढ़ते हैं उन रेज के बारे में आपने बताया नहीं था। तो मुझे लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने वीडियो चेक किया सारा, तो देखा कि मुझसे ये गलती हो गई थी। प्रॉबेबली गलती यही रही होगी कि रिकॉर्डिंग मैंने सारी की, वो वीडियो ऑन रहना बंद हो गया। तो आज से मैं बार बार एक आध बार जो है कैमरे के पीछे जाऊंगा और देखूंगा वीडियो चल रहा है कि नहीं, ताकि ऐसी बड़ी गड़बड़ी ना हो सके। तो मेरा समय काफी नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, चलते आगे। यूवी रेज आपको याद होगा ना, विजिबल रेज कहां से कहां तक चलती है? 700 यूवी का मतलब क्या हुआ? अल्ट्रा वायलेट रेज। ये सब हुआ, तो नाम से ही आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट के बाद होगा। तो वायलेट का फ्रीक्वेंसी आपको याद है विजिबल रेज में कितनी थी? 400 नैनोमीटर। यानी इसकी वेवलेंथ कहां से शुरू होगी? 400 नैनोमीटर से, और कहां तक जाएगी? 1 नैनोमीटर। कितना सीक्वेंशियल है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अरेंजमेंट है, कितना सीक्वेंशियल है। देखो जहां यूवी रेज खत्म हुआ यानी 400 नैनोमीटर पे खत्म हो रहा है वायलेट का इलेक्ट्रो वेवलेंथ, उसके जस्ट बाद कौन शुरू होगा? अल्ट्रा वायलेट, यानी वायलेट के बाद, यानी 400 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक इसकी सब वेवलेंथ होगा। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करें तो कहां से कहां तक जाएगा? आप देख लो, 400 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर से, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं 400 नैनोमीटर से करेंगे तो सी की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, यही निकाल लेते हैं। c 3 × 10⁸ और यहां लैम्डा की वैल्यू, पहली वैल्यू कितनी है? 400 नैनोमीटर यानी 10⁹, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁷। ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? 0.75 × 850 कितना यार, इसे लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। और लोअर रेंज जो होगी वो कितनी हो जाएगी? सॉरी, अपर रेंज जो हो जाएगी 3 × 10⁸ और 1 नैनोमीटर तक यानी 10⁻⁹, यानी ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻17। इसका मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कहां से शुरू होगी? वो शुरू होगी 7.5 × 10⁻14 से लेके टू 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। तो काफी बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला ये वेवलेंथ है अल्ट्रा वायलेट। नाम सुन रखा होगा आपने, बहुत खतरनाक वेव है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जान लो, मैंने शुरू में ही डिस्कस कर दिया था कि कौन कौन से वेव्स? इंफ्रारेड के बाद आपका अगला वेव आता है माइक्रोवेव। हालांकि माइक्रोवेव में मेथड ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा अलग है। माइक्रोवेव को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? स्पेशल ट्यूब्स में, है ना, मैग्नेट्रॉन और या मैग्नेट्रॉन वगैरह जो स्पेशल माइक्रो ट्यूब होती है उसमें प्रोड्यूस करते हैं। तो इंफ्रारेड, विजिबल रेज और अल्ट्रावायलेट, ये तीन वेव एक ही तरीके से पैदा होते हैं। यानी व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट इमिट्स रेडिएशन, है ना, और उस रेडिएशन की एनर्जी अगर बहुत ज्यादा होगी, अल्ट्रावायलेट रेंज में पड़ती होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होगी। तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन में यही लिखेंगे, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक वही जो आपने विजुअल में लिखा था,
जो आपने उसमें विजिबल में लिखा था और जो इंफ्रारेड में लिखा था, यूवी रेज में भी इसके पैदा होने का कारण है। अब आप जान लीजिए यूवी रेज के यूजेस से पहले मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा, वो आप अलग से लिखेंगे। ये यूज में नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन कुछ अधिक अतिरिक्त जानकारी आपको बता रहा हूं। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत खतरनाक रेज होते हैं एंड दीज रेज आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ। अब सोचिए इतनी हाई एनर्जी वेव ये होती हैं कि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ह्यूमन या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो कैंसर प्रोड्यूस करती हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा नेचर जो डेवलप हुआ है, जो स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स है, वो इतना मास्टरपीस है कि आप अंदाजा इसी से लगाइए कि पृथ्वी पे जिंदगी को सस्टेन करने के लिए जिसने भी इस यूनिवर्स का निर्माण किया है और जिसने भी पृथ्वी पे एनिमल्स को कहा है कि तुम यहाँ जिंदा रहोगे, उसने निर्माण किया है यूवी रेज से बचाने के लिए ओजोन लेयर का। तो आप लिखेंगे क्या कि ये इंपॉर्टेंट करके आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट यूज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। यूवी रेज आर वेरी harmful to living organisms, living things। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं एंड इट कॉज कैंसर, इट कॉज कैंसर व्हेन comes in contact with एनिमल सेल जिसमें आदमी का सेल, जानवर का सेल सब है। तो यूवी रेज इतनी हाई एनर्जी वेव में जब भी ये लिविंग सेल्स के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? इट कॉजेस कैंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब आप जान लीजिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि यूवी रेज डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंच पाती है। यूवी रेज किससे प्रोड्यूस होती है? आप यहां लिखेंगे यूवी इज डायरेक्टली coming from sun to earth। फिर मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, यूज की बात मैं नहीं कह रहा हूं। यूवी क्यों, यूवी का डायरेक्ट अर्थ पे आना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है इसका कारण हमने आपको बताया। क्यों खतरनाक है? क्योंकि when it will come in direct contact with the animal cell it will cause cancer। ठीक है, अब हमने बताया कि देखिए इससे बचाने के लिए सूर्य है हमारे सूर्य साहब, वो वाले में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो इससे यूवी रेज निकलती है, हाई एनर्जी वेव्स हैं। अब अगर यहाँ इस पृथ्वी पे डायरेक्ट पहुंच जाए तो यहाँ खड़े ये जो साहब हैं इनको क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आया तो इसको क्या हो जाएगा? कैंसर। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो क्या हो जाएगा? कैंसर। लेकिन आप ये जानिए कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो यूनिवर्स है वो इतना वेल प्लान्ड है। जो ये मानते हैं कि अनप्लान्ड है यूनिवर्स, वो तो हम मेरे ख्याल से वो लोग मूर्ख हैं। बहुत ही वेल प्लान्ड है। इसीलिए अगर अर्थ पे हमको क्या चाहिए था? जीवन चाहिए था। क्योंकि हमको जीवन चाहिए था इसलिए यूवी रेज को डायरेक्ट यहाँ रोकना है हमें, ताकि जीवन यहाँ जन्म ले सके। इसलिए हमने हमारे जो क्रिएटर हैं, जिसने भी ये सिस्टम क्रिएट किया अर्थ सिस्टम, उसने यहाँ क्या बना रखा है? आप जानते हैं हमारा एटमॉस्फेयर जो है डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे क्या है? ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के बाद ये
स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है उस पे हमने क्या बना रखा है, एक ओजोन लेयर बना है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर। ये लेयर का नाम क्या है, ओजोन। इसका नाम है ओजोन। ओजोन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, O3। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, O3। अब इस सूरज से आने वाली ये जो यूवी रेज है, ये यूवी रेज है, वो क्या होगा, ये आपका ओजोन एब्जॉर्ब करेगा। ये यूवी रेज को क्या होगा, यूवी विल एब्जॉर्ब बाय ओजोन। तो ओजोन की इंपॉर्टेंस आपके समझ में आई। ओजोन जिसको O3, ओजोन एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का O3, जिसको ओजोन मॉलिक्यूल है O3, जिसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, विल बी एब्जॉर्ब बाय ओजोन। तो यूवी विल एब्जॉर्ब बाय ओजोन। तो आपने क्या समझा कि अल्ट्रावायलेट बहुत खतरनाक है, सन से डायरेक्ट आती है एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन। ओजोन कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन से में, स्ट्रेटोस्फेयर में। जिस जहां पे जहाज वाज होता है, स्ट्रेटोस्फेयर उसको कहते हैं। वहां ज्यादा मौसमी घटनाएं नहीं होती, आंधी तूफान इस लेयर में नहीं चलती। आंधी तूफान किसमें चलती है, इससे एक लेयर नीचे यानी ट्रोपोस्फेयर में। तो हमको स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलता है जो हमारी जान की रक्षा करता है। कैसे करता है, वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और ह्यूमन को कैंसर से बचाता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगली चीज जो मुझे बतानी है अभी, इसी इंपॉर्टेंट वाले में भी आप लिखेंगे, वो ये है कि देखो ओजोन, ठीक है हमारे पास ओजोन है, लेकिन आज इस ओजोन को, ये जो ओजोन हमारा मौजूद है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो ओजोन है, दिस ओजोन, ठीक है, ये ओजोन है। इस ओजोन को क्षति पहुंचेगी कैसे, ओजोन is damaged or depleted by gases like CFC। CFC क्या होता है, C क्लोरो, F फ्लोरो और अगला C कार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन इज डैमेज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ओजोन जो है इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होता है वो इसमें डिसोसिएट कर देता है O2 और O में। ऑक्सीजन की गैस होती है और ये एसिड ऑक्सीजन तुरंत खत्म हो जाता है, यानी O3 धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। ऐसे समझ रहा है, ये बहुत सारी गैस क्रिएट हो गई है, और जब गैस क्रिएट होगी तो ये जो ओजोन लेयर है वो डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएगी। ये क्या हो गया, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, तो ओजोन डिप्लीशन से क्या होगा, अर्थ पे डायरेक्ट कौन आ जाएगा, यूवी रेज, और कैंसर प्रोड्यूस करेगा। ओजोन इज डैमेज्ड और डिप्लीटेड बाय गैसेस लाइक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसको इस तरीके से ये गैसेस स्टेट में चेंज कर देता है। जानते हो ऑक्सीजन का होता है गैसेस स्टेट में होता है, और ये ऑक्सीजन जो नाइट्रेट है ये तुरंत कंबाइन कर जाएगा एक और ऑक्सीजन से और ऑक्साइड बना देगा कोई ना कोई। आगे चलते हैं, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेनली यूज कहां होता है, मेनली यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां यूज होता है, फ्रीजिंग के लिए। बड़े बड़े जो फ्रीजिंग हाउसेस होते हैं, कोल्ड हाउसेस होते हैं, CFC is used for cooling और freezing के लिए यूज होता है। समझ में आया आपके? तो CFC कितना खतरनाक है देख लीजिए, यानी घर में जो आप फ्रीज यूज कर रहे हैं या आलू टमाटर जो है जो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, वैसे फ्रीज में अमोनिया यूज होता है, लेकिन बड़े फ्रीजर्स में जैसे कि
बैंक नोट या करेंसी, ठीक है। दूसरा यूज जासूसी में होता है। कैसे? आप गए, किसी का मर्डर किया, किसी घर पे चोरी करने गए, तो आपने देखा कि अरे हमारे हाथ आपके निशान कहीं नहीं है, बट जब यूवी रेज से देखा जाएगा तो आपके अंगुलियों के निशान, खून के धब्बे या इस तरह के ऐसी जो भी लिक्विड जो आपके बॉडी से रिलेटेड है वो दिखेगा वहां पे कि यहाँ स्टेन्स हैं, धब्बे हैं। तो यूवी रे is used to find hidden stains, धब्बे in criminology, अपराध विज्ञान में इसका यूज करते हैं, क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी का मतलब अपराध विज्ञान में, यानी जासूसी के। और यूवी का यूज क्या होता है आप जानते हैं, यूवी रे बहुत ही हाई एनर्जी में होती है, ये क्या करेंगे, जर्म्स को मार देंगे। तो इट इज यूज्ड टू sterilize the surgical instruments। इसके लिए भी यूज होता है। चौथा, कैन टावर को प्रचार करने आती हैं श्रीमती हेमा मालिनी, वो कहती हैं कि कैन टावर इतना सुरक्षित है, इसमें यूवी टेक्नोलॉजी है। तो यूवी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, यूवी रे जो है पानी के जर्म्स को भी किल कर देता है। तो इट kills germs and make water pure, ठीक है। और बहुत सारे यूजेस हम आपको पढ़िएगा आगे और खोज लीजिएगा। तो ये स्टैंडर्ड यूजेस जो है मैंने यूवी से बता दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेथड ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही शानदार है इसका, शानदार इसलिए क्योंकि आप जान रहे हैं यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड कई तरीके से पैदा होते हैं, यानी एक्साइटेड एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा और आपका रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। वो रेडिएशन क्या होगा, यूवी पे हो सकता है अगर बहुत ज्यादा एनर्जी। तो चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है। अगली यात्रा इसकी होगी, अगली यात्रा होगी यूवी रे समाप्त हो गए, इनको हर पॉइंट से हमने डिस्कस कर लिया। आगे बारी आती है एक्स-रे, साथ इनसे सबका परिचय होगा, जिनका भी हाथ पैर टूटा होगा, जिनका भी खोपड़ा टूटा होगा, है ना। और जो भी वो धूम वाली बाइक चला रहे हैं तो तेज स्पीड में, तो उनसे पाला पड़ा होगा इस एक्स-रे का। तो एक्स-रे की आप देखिए वेवलेंथ कितनी है, 1 नैनोमीटर, यानी इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से शुरू होगा, 10 टू द पावर 3 into 10 to the power 17 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 3 into 10 to the power 20 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जाएगी, है ना। एक्स-रे मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये भी प्रोड्यूस तो इलेक्ट्रॉन से ही होगा, लेकिन देखो दो मेथड बताएंगे। पहला आपको एग्जाम में लिखना है, जब भी मैंने टेस्ट लिया प्री बोर्ड में लिखा, आप इसको कभी नहीं लिखेंगे, लेकिन बोर्ड में लिख सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा। क्या लिखेंगे, एक्स-रे इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशली डिजाइन ट्यूब्स, है ना। कौन से ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स, जैसे वो मैग्नेट्रॉन वगैरह था उस तरह के ट्यूब्स। लेकिन ये आप स्कूली एग्जाम में, आप मेरे टेस्ट में कभी मत लिखिएगा, 1 नंबर नहीं देंगे, बोर्ड में पूरा नंबर मिलेगा। हमारे वाले में ये लिखेंगे आप कि व्हेन अ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज सडनली स्टॉप्ड बाय एटम्स, स्ट्रॉन्ग एटम्स लाइक टंगस्टन एंड स्ट्रॉन्शियम। तो अचानक खूब तेजी से आप मूव कर रहे हैं, अचानक आपको रोक दिया जाएगा तो क्या होगा, आपकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, और आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी जिसका नाम होगा एक्स-रे। तो व्हेन, इसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, व्हेन अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, हाई काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज सडनली stopped by hard elements, strong elements like कौन से टंगस्टन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W। चलिए, या स्ट्रॉन्शियम्स, ठीक है। तो when a very fast moving electron is suddenly stopped by strong elements like tungsten, तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा? ये देखिए प्रोडक्शन का यहाँ पे चला है, इसे याद रखिएगा, Wb यानी टंगस्टन। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा उसको आप क्या कहेंगे? एक्सरे कहेंगे, ठीक है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बात हो चुकी, वर्णन के बारे में भी बात हो चुका। तो चलिए एक्सरे के यूजेस देख लेते हैं। एक्सरे यूजेस बहुत ही शानदार यूजेस हैं। पहला, इन मेडिकल फील्ड, इन मेडिकल, जानते हैं क्या होता है मेडिकल फील्ड में? टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर। एक्सरे की खासियत ये होती है कि ये मांस के अंदर से गुजर सकता है, लेकिन हड्डियां इसको रिफ्लेक्ट कर देंगी। यानी आपकी हड्डी अगर कहीं टूटी है, मान लीजिए आपका बांह है, ठीक है, आपका बांह है ये, और आपका हाथ सही सलामत है, तो बीच में ये हड्डी एकदम सही सलामत होगी, एक्सरे जाएगा और रिटर्न हो जाएगा आपके पास से, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो जो इमेज मिलेगा आपका सही सलामत हड्डी का मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपका हाथ टूटा हुआ है, ये आपका हाथ अगर टूटा हुआ है तो एक्सरे यहां से तो वापस हो जाएगी, यहां से वापस हो जाएगी, यहां से वापस हो जाएगी, लेकिन यहां टूटा है तो यहां से पार हो जाएगी। तो आपको इमेज इतने का इमेज तो मिलेगा, इतने का इमेज मिलेगा, यहां बैक मिलेगा, तो आप कहेंगे कि अच्छा अभी यहां टूटी है। समझ में आया? तो इन मेडिकल इसका यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट what? It is used to detect fracture in bone। पहला यूज ये हो गया। दूसरा यूज इसका यूज इंजीनियरिंग फील्ड में क्या होता है? इंजीनियरिंग में क्या होता है? इंजीनियरिंग में क्या होता है? जो पुल आपको सही सलामत दिख रहा है, 60 साल पुराना है, बाहर से एकदम चकाचक दिख रहा है, आपको पता नहीं होगा कि एक्चुअली वो अंदर से काफी टूटा फूटा है, मतलब काफी भारी भरकम होता है ना पुल, अंदर से बहुत टूट फूट है, बाहर से उसका सरफेस सब कुछ एकदम सही सलामत दिख रहा है। पता चला आपको कि अरे पुल तो एकदम ठीक ठाक है, आप जैसे उसके ऊपर चढ़े पुल टूट गया, आप कहेंगे कि अरे ये तो एकदम ठीक ठाक था, टूट कैसे गया? आपको ये नहीं मालूम था कि अंदर से वो पूरी तरह से क्या था, खोखला हो चुका था, टूट फूट चुका था, बाहर से केवल सही सलामत था। तो बाहर से देख के पता तो लगा नहीं पाएंगे, लेकिन एक्सरे की क्वालिटी ये है कि वो अंदर तक जा सकता है, और जाएगा तो जो इमेज बनाएगा उससे आप जान सकेंगे कि अंदर के स्ट्रक्चर में कितनी तोड़ फोड़ है। तो इंजीनियरिंग क्या, इट इज यूज्ड टू फाइंड फ्लॉज यानी जो भी तोड़ फोड़ है, फ्लॉज फ्लॉज इनसाइड ब्रीजेस एंड जो लोहे के बड़े बड़े फोल्डर होते हैं रेलवे के, एंड गर्डर्स। तो गर्डर्स और जो आपके ब्रीजेस हैं उनमें जो तोड़ फोड़ है है ना, उसको पता करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इंजीनियरिंग में इसका यूज पता चल गया। तीसरा यूज देखते हैं, यहाँ आप बता दें, इन मेडिकल हो गया,
यूज केमिस्ट्री में। थर्ड इन सॉलिड फिजिक्स, सॉलिड फिजिक्स में इसका यूज ब्रैग ने सबसे पहले इसका किया था। ब्रैग ने क्या किया, इन्होंने बताया कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसी से एक्सरे की हेल्प से। तो इट इज used to find the structure of what? Structure of, it is used to find the structure of crystals. तो इतना यूज काफी है एक्सरे के बारे में, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। एक्सरे का यूज जो है एक्सरे ऑब्जर्वेटरी में भी किया जाता है। चलिए ये भी बता देते हैं। चौथा यूज भी आप लिख सकते हैं एक्सरे का। फोर्थ यूज देखो, ऑब्जर्वेटरी में आपने सुना होगा कि एक्सरे टेलीस्कोप, इसका यूज वैसे मैंने बताया था आपको कि व्हाई एक्सरे टेलीस्कोप इज ऑलवेज यूज्ड इन द स्पेस। उसका रीजन यही होता है कि विजिबल लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर से, जब आप किसी चीज को कैसे देख सकते हो, मान लो ये एक स्टार है, इसको हमको देखना है कहां से, पृथ्वी पे, तो बीच में हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, तो हम इसको तभी ना देख पाएंगे जब यहां से आने वाली रे हमारी दूरबीन तक पहुंचे, यहां पर हमने दूरबीन लगा रखी है तो ठीक है। ये टेलीस्कोप लगा रखा है, तो इससे हम इसको तभी ना देख पाएंगे जब ये रोशनी यहां तक पहुंचे इसकी है। ऑर्डिनरी लाइट तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए यहां तक पहुंच जाती है, लेकिन एक्सरे वहीं अगर ये टेलीस्कोप कौन सा होता, एक्सरे टेलीस्कोप होता, तो एक्सरे पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए एक्सरे हमेशा कहां यूज करते हैं, हम हमेशा एक्सरे टेलीस्कोप कहां यूज होगा, यूज इन स्पेस। समझ में आया? अब एक्सरे टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, वो अंतरिक्ष में रखा गया है, तो ये क्या है, एक्सरे टेलीस्कोप है। दिस इज एक्सरे टेलीस्कोप। क्यों इसको स्पेस में रखा गया है, क्योंकि अदरवाइज अगर ये पृथ्वी पे होता तो पृथ्वी पे एक्सरे पहुंचती ही नहीं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर absorbs एक्सरे। एक्सरे टेलीस्कोप हमेशा कहां लगाना पड़ेगा, इन द स्पेस, इसको भी याद रखिएगा। तो अगला यूज एस्ट्रोनॉमी में, इट इज यूज इन एक्सरे टेलीस्कोप। तो ये सारे यूजेस हो गए एक्सरे के बारे में। मेथड ऑफ ऑरिजिन आप देख ही रहे हैं, बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रॉन को सडनली आपने स्टॉप कर दिया तो एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगा, या स्पेशली डिजाइन ट्यूब्स में एक्सरे का हम प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते बढ़े चलते हैं और अंतिम पड़ाव पे आते हैं जो हमारे गामा साहब है। गामा साहब की ओरिजिन बिल्कुल अलग है सर। आपने पढ़ा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है। आपने अब तक जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़े, ध्यान से सुनिए। चाहे आपने शुरुआत की रेडियो वेव की, कैसे पैदा हुआ रेडियो वेव, बाय ऑसिलेटिंग और एक्सीलरेटिंग चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहले रेडियो वेव पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, ये गामा है, गामा कैसे पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ रेडियो, बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बारी आई किसकी, उसके बाद बारी आई रेडियो के जस्ट बाद आपका इंफ्रारेड माइक्रोवेव आता है। माइक्रोवेव को आपने पढ़ा था कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशली डिजाइन कैथोड ट्यूब्स लाइक मैग्नेट्रॉन या क्लाइस्ट्रॉन, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, तो उसका भी ओरिजिन इलेक्ट्रॉन से हुआ। इंफ्रारेड रेडिएशन हाई एनर्जी
वैसे ही पैदा हुआ। फिर आप आते हैं एक्सरे में, इसमें भी हाई काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इज सडनली स्टॉप्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल्स लाइक स्ट्रोंशियम या टंगस्टन। इन सब के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कौन इन्वॉल्व था? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो साहब ऐसे हैं, ये एकदम अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, कि क्योंकि इनके प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि इसमें क्या, ये तभी प्रोड्यूस होगा जब कोई एटम टूट रहा होगा या कोई नया एटम बन रहा होगा। यानी ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन के दौरान भी गामा रे प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम होती है, लेकिन जब एटम टूटता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए, क्योंकि इसका मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही किसी एटम का टूटना है, रेडियो एक्टिविटी है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। समझ में आया आपके? तो यही चीज आप याद रखेंगे। गामा रे वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इसका 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर से भी कम होता है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 × 10 टू द पावर 20 से भी ज्यादा होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और आप जानते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ लोवेस्ट वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ। ठीक है। मेथड ऑफ प्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया, सबसे जुड़ा हुआ मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इट इज प्रोड्यूस्ड इन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी ऑब्लिक न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना? यानी कोई नया एटम बन रहा हो या कोई एक नया एटम टूट रहा हो और कुछ नया एटम्स बन रहा हो, एक एटम टूट रहा हो और कुछ नया एटम्स बन रहा हो। यूजेस के बारे में बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट यूज है। देखिए ये इतनी हाई एनर्जी की होती है, इंपॉर्टेंट इसके बारे में आपको मैं एक चीज पहले बता दूं कि इट कॉजेस कैंसर, इट कॉजेस कैंसर ड्यू टू इट्स हाई एनर्जी। अब आप सोचिए, ये इतनी हाई एनर्जी होती है इसकी, ये कैंसर उत्पन्न कर देता है सेल्स में, है ना? लेकिन साथ ही साथ आप याद रखिए कि इसका यूज, अब यूज पे आ जाते हैं, इट इज यूज टू एरेडिकेट या टू किल कैंसर सेल। यानी जिस सेल में कैंसर फैल चुका है उस सेल को किल करने में भी इसका यूज कर देते हैं। इट इज यूज टू किल कैंसर सेल, तो कैंसर सेल को किल करने में इसका यूज करते हैं। दूसरा, एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हेर्बिसाइड की तरह यूज हो सकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट यूज होता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, यू हैव टू वेज रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एंड वाई, बोथ किल या यूज टू स्टरलाइजेशन, बोथ यूज फॉर स्टरलाइजेशन या किलिंग जर्म्स, है ना? वन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिविटी। तो आपको पहचानना होगा एक्स और वाई। तो एक्स क्या है? रेडियो एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्स जाहिर सी बात है गामा। और दूसरा वाला क्या होगा? वो भी कीड़े मार रहा है, कीड़े मकोड़े मार रहा है, तो वो कौन होगा? यूवी रेज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से पैदा हो रहा है। तो ये चीज, यानी इसको भी इट इज यूज टू स्टरलाइज, स्पेशली सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तीसरा, इट किल्स जर्म्स। ठीक है। तो ये गामा साहब के यूजेज हो गए। इन चीजों में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आखिरी जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कर लेते हैं। गामा की स्पेशलिटी याद रखिएगा, यही कि सब के सब इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है। गामा जो है रेडियो एक्टिविटी, यानी किसी एटम के टूटने से या किसी न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ है। अगली जो चीज हमको डिस्कस करनी है, जो ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, और वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
सब्जी के दुकान में यूज होता है आजकल। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? आप ये जान लीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि हरा घर बना दिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है वो इफेक्ट जिसके द्वारा हम पृथ्वी को ग्रीन रखे हुए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आप ये जान लीजिए। अच्छा एक चीज आप ये जान लीजिए, पेनिट्रेटिंग पावर। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ही कम होगी। ज्यादा वेवलेंथ का मतलब ज्यादा मोटा, जितना मोटा होगा उसकी घुसने की कैपेसिटी उतनी कम होगी। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, या सीधे कहें जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी कम होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम यहाँ याद रखेंगे। लार्ज वेवलेंथ means small penetration, ठीक है। तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसके पास होना चाहिए? जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है? गामा का। तो पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट किसका होगा? हाईएस्ट पेनिट्रेशन किसका होगा? गामा का। लोएस्ट जो सबसे मोटा होगा, यानी जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा, सबसे बड़ा वेवलेंथ कौन है? रेडियो वेव। ये रेडियो है। ये कई लोग वाई वेव बोल रहे हैं, वाई में पूरी है, गामा है। गामा ग्रीक वर्ड है गामा, ठीक है। रेडियो वेव की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होगी, लोएस्ट होगी। तो ये इसकी बात हम नहीं कर रहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आप इस चीज से समझिए। ये आपका सन है, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत ही ध्यान से सोच समझ के जिसने भी रचना की है बहुत सोच समझ के रचना की है। ये हमारा अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है हमारा। दिस इज आवर एटमॉस्फेयर, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर। आप जानते हो कि E इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे? h न्यू या E इज इक्वल टू h c by लैम्डा। यानी एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है ना। ग्रेटर एनर्जी मींस यही स्टेप 1 समझने का है। ग्रेटर एनर्जी मींस व्हाट? स्मॉलर वेवलेंथ, स्मॉलर और थिनर वेवलेंथ, थिनर वेवलेंथ। स्टेप 1 ग्रीन हाउस को समझने, इफेक्ट को समझने के। अब आप समझिए, पृथ्वी से रोशनी आई, कहां आई? जमीन पे आ गई। इसकी एनर्जी कितनी है? h न्यू। इसकी एनर्जी है E1 मान लीजिए, ये इसकी एनर्जी h न्यू 1। पृथ्वी पे जब ये आएगी और पृथ्वी से टकराएगी तो अपनी एनर्जी लॉस करेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है अर्थ क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब एब्जॉर्ब कर लेगी कुछ ना कुछ एनर्जी,
एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस। तो समझ में आया आपके कि अर्थ से एनर्जी आई, वो कहां गई, अर्थ पे आई, एटमॉस्फेयर क्रॉस करके। उस वक्त वो पतली थी क्योंकि एनर्जी ज्यादा था, छेद से गुजर गई। लेकिन एनर्जी उसने जब एटमॉस्फेयर में दे दी तो उसकी एनर्जी यानी इस रे की एनर्जी कम हो गई। कम हो गई तो वेव हो जाएगी मोटी, वेवलेंथ क्या होगा, मोटा हो जाएगा। और जब मोटा हो जाएगा तो अब इस छेद से वो बाहर नहीं जा पाएगा, दोबारा फिर वो जो है टकराएगा और वापस आ जाएगा यहाँ आपके अड्डे पे यानी अर्थ पे, है ना। इन दिस वे जो एनर्जी इसकी है, हीट एनर्जी विल बी ट्रैप्ड बिटवीन दिस एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस एंड दिस प्रोसेस विल मेंटेन द अर्थ टेंपरेचर। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन काम क्या है, वर्क क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, टू मेंटेन अर्थ कैपिटल में रहेगा, अर्थ टेंपरेचर। ठीक है, यही वजह है यहाँ जिन जिन ग्रहों पे सैटेलाइट, जिन ग्रहों पे एटमॉस्फेयर नहीं है वहां का टेंपरेचर बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। यही हम चंद्रमा पे चले जाएंगे, हैं, रात में जाएंगे तो बर्फ बन जाएंगे, दिन में जाएंगे तो भाप बन जाएंगे, इतना गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं या एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इसको क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज the trapping of sunlight between atmosphere and earth surface which keeps earth warm। अर्थ वार्म का मतलब ये समझ लिया कि वो अर्थ वार्म मतलब पिंजुआ नहीं, मतलब अर्थ को गर्म रखती है, which keeps earth warm। this effect is greenhouse। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। तो किसी बंदे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रीन हाउस का मतलब वर्क इसका क्या है, टू मेंटेन द अर्थ टेंपरेचर। अगर ये नहीं होगा तो अर्थ का टेंपरेचर बहुत कम हो जाएगा, कोई भी चीज जिंदा नहीं बचेगी। कैसे हुआ, आप यहाँ देख रहे हो, शुरुआत में सनलाइट आई, एनर्जी ज्यादा है तो रिलेशन से बताया था, एनर्जी ज्यादा है वेवलेंथ कम मोटा होगा, इस चीज से गुजर जाएगा, अर्थ से टकराया, बहुत सारी एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ मोटा हो जाएगा, वेवलेंथ मोटा हो जाएगा तो आप इस चीज से वापस नहीं जा पाएगा, वापस नहीं जाएगा तो फिर टकराएगा, अर्थ पे आएगा, लड़ेगा और एनर्जी कम, वेवलेंथ और मोटा, फिर वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। इन दिस वे the process will repeat itself and the energy of the sunlight will trap between earth atmosphere and earth surface। By this way it keeps earth warm। This effect is known as greenhouse effect। तो ये यहाँ तक जो है जो लेक्चर हम लोगों से छूटा था वो पूरा हो गया। इस बार